Hello everyone, welcome back to my YouTube channel D Maths Words. I am दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल D Maths Words पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th NCERT के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने एक्सरसाइज 1 to 11 कंप्लीट कर ली है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 12 बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य रूप से आता है, इसके विषय में डिस्कस करते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तिथि शासन द्वारा निर्धारित की गई है। वो परीक्षाओं की तिथियां आपकी 16 फरवरी से लेकर 12 मार्च के मध्य हैं। निश्चित रूप से आपके पास समय का थोड़ा सा अभाव है, या कह लीजिए सीमित समय है। उस सीमित समय में आपको अपने विषयों की गहनता से अध्ययन करना और उनका दोहराव करना और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार अभ्यास करना, निश्चित रूप से सीखना आना चाहिए। आज बात करते हैं इसमें पृष्ठीय तनाव। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बेटा आकृतियों के बारे में। हालांकि आप लोग जानते हैं आकृतियां मुख्य रूप से दो होती हैं। समझ लेते हैं बेटा, द्विविमीय और नेक्स्ट होती है हमारे पास त्रिविमीय। अब ये क्या होता है समझते हैं। द्विविमीय का मतलब होता है बेटा 2 डायमेंशंस। इसमें क्या होगा बेटा, 3 डायमेंशंस होंगे। यानी कि या इसे समतलीय भी कह देते हैं ना, एक तल पर ऐसा भी कहते हैं। ये 2 तलों पर आती है। इसका मतलब होता है ऐसी आकृतियां जिसमें अधिकतम 2 विमाएं हों, या ऐसी आकृतियां जिसमें या जिन्हें ऐसी आकृतियां जिन्हें तल पर बनाया जाए, या लिख सकते हैं अथवा क्या, ऐसी आकृतियां जिनकी क्या मोटाई से कहते हैं थिकनेस ना हो। सरल भाषा में ऐसी आकृतियां जिनमें 3 विमाएं हों, या क्या लिख सकते हैं, ऐसी आकृतियां जिनमें मोटाई हो। मोटाई अर्थात क्या हो, थिकनेस। अब इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, वृत्त। दूसरे नंबर पर आता है बेटा त्रिभुज। तीसरे नंबर पर आता है चतुर्भुज। देखिए, इसके बहुत सारे प्रकार हैं, 6 प्रकार इसके मिलते हैं और लगभग 5-6 प्रकार इसके हैं। उनके प्रकारों की बात नहीं करते। ये मुख्य आकृतियां आती हैं। यहां पर हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, इनका परिमाप निकालते हैं। परिमाप निकालेंगे और क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। 2 चीजें ज्ञात करते हैं यहां पर।
अब त्रिविमीय ज्यामितियां कौन सी हैं? सबसे नंबर पर आता है हमारे पास घनाभ, दूसरे नंबर पर आता है बेटा घन, तीसरे नंबर पर बेलन, ऐसा नहीं क्रमीय बदल भी सकता है, शंकु, फिर हमारे पास गोला, अर्धगोला, प्रिज्म। प्रिज्म के बहुत सारे रूप हैं, त्रिभुज प्रिज्म हो गया, चतुर्भुज प्रिज्म हो गया। तो ये सारी आकृतियां किसमें आती हैं बेटा? त्रिविमीय ज्यामिति में आती हैं। इसमें हम लोग ज्ञात क्या करते हैं? इसमें हम लोग ज्ञात करते हैं नंबर 1 पर क्या? क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय। दो तरीके के होते हैं क्षेत्रफल हमारे पास, एक तो पृष्ठीय और दूसरा क्या होता है बेटा? पार्श्व, पार्श्वीय। दो तरीके के क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर दूसरे नंबर पर निकालते हैं बेटा आयतन। ये मुख्य रूप में ज्ञात करते हैं। बहुत आसान सी चीज है, आसान समझ में आएगी। ये इंट्रोडक्टरी है, केवल क्या क्या चीजें हैं, फिर इन आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आकृतियां आप लोगों को अक्सर पढ़ा दी गई हैं, ठीक है ना, पहले की कक्षाओं में और इस बार की भी कक्षाओं में ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब हम इन पर चलेंगे। इनमें से हम चीजें पढ़ेंगे सरफेस, यानी कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा पार्श्वीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, अथवा इनका क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम अर्थात आयतन। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए ध्यान दें बच्चों, अभी हमने आपको जो आकृतियां बताई, उन आकृतियों में कुछ आकृतियों को देखते हैं जिनके सूत्र क्या होते हैं, किस तरीके की इनकी आकृति होती है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले घनाभ होता है। घनाभ एक ईंट देखिए आपने, बक्सा देखा, वो घनाभ की आकृति का होता है, यानी कि नीचे आधार उसका आयत होता है और उसके ऊपर उसी तरीके की चीजें डेवलप कर जाती हैं। तो ये इसकी क्या है बेटा? लंबाई है। इसकी क्या कहलाती है? चौड़ाई। एच क्या है यहाँ पर? ऊंचाई है। तीन फल के हो गए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन विमाएं हो गई उसमें, है ना। कोई कमरा अगर आपका बना तो उसकी आकृति हमेशा कैसा होगी? घनाभाकार होती है, ठीक है। ईंट है, ईंट की आकृति क्या है? घनाभाकार है। उसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई, ठीक। तो वही चीज हमने बताया भी था आपको। त्रिविमीय में क्या होता है? आकृति में क्या हो जाती है? ऊंचाई, थिकनेस बढ़ जाती है। तो उसमें पहला सूत्र बनता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि जितनी फलके हैं उनका क्षेत्रफल आपस में क्या कर देते हैं बेटा? जोड़ देते हैं। फिर घनाभ का पार्श्वीय क्षेत्रफल। पार्श्वीय क्षेत्रफल का मतलब होता है केवल दीवारें हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो ये ब्रैकेट का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में क्या? लंबाई चौड़ाई को जोड़ दे और ऊंचाई से क्या कर दे बेटा? गुणा कर दे। या ऐसा कर सकते हो, LB हटा देते हैं, इसे LH प्लस BH भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बात एक ही है। इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 बाहर रखते हैं और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? LH प्लस BH, ऐसे भी लिख सकते हैं। घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देते हैं। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। घनाभ से इतने ही सवाल बनते हैं इस पे आधारित, या तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, पार्श्वीय क्षेत्रफल पूछेगा, या उस पर आधारित हम बताएंगे कैसे सवाल पूछेगा। या हो सकता है कि किसी कमरे को पेंट करने में कितना खर्चा है ये पूछ दे, उसमें कितना भंडारण भरा जा सकता है ये पूछे। तो भंडारण का मतलब यहाँ पर आयतन से है, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी क्षेत्रफल जहां पे आए उसकी जो मात्रक होता है वो यूनिट का स्क्वायर होगा, और घनाभ का जो आयतन होगा या किसी का भी आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? यूनिट की घात 3 हो जाएगा। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी बताएंगे। घन क्या होता है? जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। जैसे कि पासा, आपने लूडो का पासा खेला ना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है? एक जैसी होती है, तो वो पासा होता है। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। भुजा को हमने ए मान लिया बेटा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। पार्श्वीय क्षेत्रफल या क्या कहते हैं इसे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है। घन का जो आयतन होता है भुजा की घात 3 या a की घात 3। घन का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में 3a। आसान है। फिर आते हैं बेटा लंबवृत्तीय शंकु। इसे सिलेंडर आसान भाषा में केवल बेलन बोलते हैं, लेकिन लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये वृत्त है, वृत्त के ऊपर एक लंब खींचा गया, लंब के ऊपर फिर से वृत्त बनाया गया, तो इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर अथवा बेलन भी बोला जाता है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेंगे, या फिर इसे क्या बोल देंगे? सीधी भाषा में बेलन।
बेलन बोलते हैं, या राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंबवृत्तीय शंख कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब इस पे आधारित सवाल कैसे बनेंगे, जैसे कोई कुआं खोदा गया है, कुआं से खोदी गई मिट्टी बाहर निकाल की गई है, तो बताइए कितनी मिट्टी बाहर निकाली गई। मिट्टी बाहर निकाली जाएगी यानी मतलब आयतन निकालना है। कुएं में अंदर की तरफ प्लास्टर करना है, तो बताइए इसकी लागत क्या आएगी। तो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इनकी सबकी जरूरत है, बताएंगे कैसे कैसे सवाल बनेंगे। अभी सूत्र केवल देख लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, ब्रैकेट में होता है r प्लस एच या h प्लस r। बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बस इतनी चीज। फिर आता है हमारे पास गोला। गोले को हम लोग स्फीयर कहते हैं। देखने में आपको वृत्त जैसा लग रहा है, लेकिन ये वृत्त नहीं है। गेंद जैसे देखिए एक तरीके का गोला है, हालांकि गेंद खोखली होती है, और जो गोला होगा ठोस होता है, अंदर से भी भरा होता है। खेल में एथलेटिक्स वगैरह लोग खेलते हैं, तो उसमें स्पेयर थ्रो एक गेम होता है, लोहे के गोले को लेकर दूर फेंकते हैं, वो असली में लोहा। जैसे छर्रे देख लीजिए आप, साइकिल के छर्रे या किसी पहिए में जो गोल गोल छर्रे होते हैं, वो कैसी आकृति है, गोले हैं। छोटे हैं तो छोटी गोली कह देते हैं, बड़े होंगे तो गोला कहेंगे। गोला देखिए क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्ववर्ती क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सब एक ही होता है, इसमें अलग अलग नहीं होता। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। फिर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। अब बात करते हैं बेटा अर्धगोला। अर्धगोला को हम लोग कहते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर कटोरे जैसा दिखेगा, हालांकि ठोस होता है ये, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्वीय क्षेत्रफल एक ही का आता है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर सर्कल में इसमें जुड़ जाता है। अर्धगोले का जो आयतन होता है कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। बहुत आसान है, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अभी एक आकृति और रह गई आपको बताने के लिए, शंख। फिर बढ़ते हैं शंख की तरफ। वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए रोक करके, ये नोट कर लीजिए। आइए देख लेते हैं बेटा, सब नहीं मिटाया है हमने, केवल शंख को देख लेते हैं, है ना। इससे पहले ही आप जान चुके हैं। शंख देखिए कुछ इस तरीके की आकृति होती है, ये आप लोगों ने खुद देखा होगा। आप लोगों ने बहुत सारे बर्थडे पार्टियां करी हैं, अपनी खुद की भी करी होंगी। उस बर्थडे पार्टी में आपके ऊपर एक टोपी पहनाई जाती है ना, जिसे कहते हैं बर्थडे टोपी। वो बर्थडे टोपी कोई और नहीं, यही शंकु है, शंकु के आकार की ही होती है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ये नीचे क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक 2 तिरछी लाइनें वृत्त बनाया गया है। तो ये इसकी त्रिज्या होगी, इसकी ऊंचाई h होगी, और ये l क्या है, इसकी तिरछी ऊंचाई है। तो चूंकि यहाँ पर क्या करेगा, ये 90 अंश का कोण बनाता है। 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, पाइथागोरस हो जाएगा। पाइथागोरस हो जाएगा तो l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, या l बराबर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई कहते हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r, ब्रैकेट में होता है r प्लस l। और शंकु का पार्श्वी मतलब बाहर बाहर का या केवल अंदर अंदर का, पार्श्वी या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर। इतना ही है आपके सिलेबस में, यहीं से सवाल बनने हैं। हालांकि 2-3 टॉपिक और थे, छिन्नक था एक, है ना, खोखला बेलन था, खोखला हमारे पास स्पेयर मतलब गोला भी था, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आपको केवल 6 चीजों से संबंधित ही चीजें आपको पढ़नी रहेंगी, यहीं से सवाल बनेंगे। यहां से सवाल बनेंगे तो मुख्य रूप से आपके लॉ में आंसर बनता है। आशा है ये फार्मूले समझ में आए होंगे, चित्र सहित आए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक करके, या नोट करिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल जानकारी लेने के लिए कि ये इनके जो सूत्र हैं कैसे एप्लीकेबल होंगे, कैसे लगाएंगे, किस किस तरीके के सवाल बनेंगे, उन सब बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आपकी गणित विषय को लेकर के ये हमारा चैनल आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद हो सकता है, तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहें। Thank you for watching the class. I will meet you for next day for next class. Thank you.